वंदे पुरुषोत्तम। 2 अक्टूबर सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर ने इस बार कहा कि तंबाकू पिलाओ। लीला माँ ने तंबाकू भर कर दिया। श्री श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, इन दिनों मेरी अवस्था उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो फटी चिटी गुदड़ी पर सोता है पर लाख रुपए का स्वप्न देखता है। जितेंद्र बोले, क्यों? श्री श्री ठाकुर जी बोले कि चाहे कुछ कर पाऊं या नहीं, पर सभी को खींच खाच कर बड़ा बनाने का झोंक को नहीं छोड़ सकता, इसलिए गुलेर पक्षी की तरह लग जाता हूं, आशा नहीं छोड़ता। आप लोगों की योग्यता अयोग्यता के विषय में चिंता नहीं करता। मेरी उन्मत्त आशा वैसी मुझे चिंता करने नहीं देती जो मेरी आशा परिपूर्ति में खलल पैदा करती है। कहने का सार यह है कि योग्यता या माथा सबका आशा अनुरूप नहीं होता। यदि मनुष्य सिंसियर एकनिष्ठ होता है तो वह उसे ऐसी कोई बाधा नहीं दे सकता। बोध के अनुसार काम नहीं करने के कारण मनुष्य का ब्रेन मस्तिष्क जिस प्रकार धीरे धीरे डल हो जाता है, उसी प्रकार जो बोध के अनुसार काम करते हैं उस काम के बीच ठोकर खाते खाते उसका ब्रेन मस्तिष्क खुल जाता है। जिनमें जैसी संभावना रहती है उसी अनुसार काम के जरिए योग्यता भी बढ़ जाती है। पर चिंता तो उन लोगों को लेकर है जो न हिलना डुलना चाहते हैं न करना चाहते हैं, बैठे बैठे तत्व कथा सुनना चाहते हैं। जब देखता हूँ कि कोई अकृतज्ञ या विश्वासघातक है तो मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। नरेंद्र बोले, उन लोगों में भी तो परिवर्तन हो सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, वह बड़ी कठिन बात है। किसी से उपकार पाते ही वह उसे मुसीबत में डालना चाहता है, पेंच में डालकर अपनी मुट्ठी में करके इच्छानुसार शोषण करना चाहता है, कभी कभी तो खत्म कर देना ही चाहता है। ऐसे व्यक्ति कृतज्ञता का बोझ को ढोने में गैर राजी रहते हैं। मुझे प्रतीत होता है यह एक डेंजरस और डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ होमिसाइडल एंड सुसाइडल टेंडेंसी, नरहत्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति का एक भयंकर और विकृत रूप है। ये मनुष्य के रक्त में निहित रहते हैं। इस भाव को दूर करना कठिन है। पेडिग्री डॉग, अच्छी नस्ल के कुत्ते को यदि कोई प्रलुब्ध करने जाए तो वह सीधे नरेठी पर चढ़ जाएगा, किंतु साधारण कुत्ते के सामने चोर मांस का एक टुकड़ा फेंक दे तो वह बहुत आसानी से गृहस्थ के घर में चोरी कर सब कुछ ले जा सकता है। यह मामला बिल्कुल वंशगत खून का है, इसलिए खूब समझ बूझकर सावधान होकर यहाँ व्यक्ति को लाना चाहिए। शैलेंद्र के आते ही श्री श्री ठाकुर ने पूछा, वे लोग खूब आनंद में है न? नवागत हे खत्री परिवार के सदस्य के विषय में बोली। शैलेंद्र बोले, जी हाँ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बीच बीच में खोज खबर लेना। शैलेंद्र बोले, अच्छा, पर हमारे किरणदा घोष के साथ उन लोगों की अच्छी पटरी बैठती है। सर हिला हिला कर न जाने वे आपस में क्या बातें करते हैं और खूब आनंद लूटते हैं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, बात तो यही है, जहाँ जैसा वहाँ वैसा नहीं होने से क्या काम होता है। इसलिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को लक्ष्य रखकर नट की तरह चलना चाहिए। कोई पर्दा नहीं रहेगा। बातचीत चाल चलन सहज सावलील विचित्र रस समन्वित होवे। जो एक ही तरह चलना चाहते हैं वे हर तरह के लोगों को लेकर नहीं चल सकते हैं। उनकी अभिज्ञता की दुनिया संकीर्ण होती है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, यह सही बात है, किंतु इतने मनुष्यों को पढ़ा है कि 1 रुपया देते ही समझ सकता हूँ कि कौन कैसा है। मैंने जीवन में बहुत धोखा खाया है, किंतु जानबूझकर ही। किसी का रंग ढंग खराब प्रतीत होता है तो भी वैसा विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। सोचता हूँ कि दोष त्रुटि लेकर व्यक्ति अच्छा ही है और प्रेम की छत्र छाया में पड़कर एक दिन वह सुधरेगा ही। फिर भी यह ठीक जान लो, एक ऐसे भी जन्मगत रूप से असंशोधनीय दल होते हैं जो किसी प्रकार भी उनका कुछ भी नहीं होगा।
कम से कम उनका जब तक ढांचा है, चोला बदलने पर दरअसल में संभव हो तो कुछ हो सकता है। साधारणतया जहाँ प्रतिलोम का छींटा रहता है वहाँ ऐसा होता है। मेरी तो धारणा है कि अपराध प्रवणता वंशधारा में प्रवाहित होती है। ऐसी धारा जिन परिवारों में चल रही है, कानून बनाकर उनके परिवार में विवाह बंद कर देना चाहिए। यदि विवाह भी करे तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई संतान नहीं हो। शैलेंद्र बोले, तब तो वर्तमान इस गणतंत्र युग में यह कहते हुए लोग आंदोलन शुरू कर देंगे कि व्यक्तिगत अधिकार और स्वाधीनता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। श्री ठाकुर जी बोले, सांप बाघ जो मनुष्य के जीवन का नाश करते हैं उससे मनुष्य बचने की चेष्टा करता है। अभी सांप बाघ दल वाले व्यक्ति यदि आंदोलन कर दें कि हम लोगों की स्वतंत्रता में विघ्न पैदा किया जा रहा है, तो क्या तुम लोग उनकी इस मांग को स्वीकार कर लोगे? शैलेंद्र बोले, सांप बाघ की बात और मनुष्य की बात तो एक नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, सांप बाघ से भी बढ़कर हिंसक और क्रूर मनुष्यों का अभाव नहीं है। मनुष्य का चेहरा लेकर जन्म लेने पर ही मनुष्य मनुष्य होता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। मनुष्य के चेहरे वाले जितने जीव हैं उनमें हर को समान समझने और हर को समान अधिकार और सुयोग देने का क्या अर्थ है, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। जैसे प्रत्येक को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा अंदर की शक्ति को जगा देती है। यदि चौर्य बुद्धि मेरी जन्मगत प्रवृत्ति है एवं उस प्रवृत्ति के सुधार व मोड़ घुमाने की व्यवस्था और क्षमता और चेष्टा तुम्हारी न रहे और मुझे लिखा पढ़ा कर खूब उस्ताद बना दो, तब तो मैं लिखने पढ़ने की सहायता से और भी अच्छी तरह चोरी कर सकूंगा या और कुछ। तूने मुझे पढ़ा लिखा कर समाज का उपकार किया या अपकार। मेरी पढ़ाई लिखाई का दायित्व तो लोगे, पर मेरी अपराध प्रवण मनोवृत्ति को सुधारने का दायित्व तो नहीं लोगे, तब तो साधारण अपराधी से मुझे पक्का अपराधी बनाने में मेरी सहायता ही करोगे। तुम्हें ऐसे अपकर्म के लिए क्यों नहीं सजा दी जाएगी? क्या यह कह सकते हो? मनुष्य की भलाई करने की इच्छा रहने से ही भलाई नहीं की जा सकती है। मनुष्य प्रकृति के विषय में सर्वांगीण और गहरा ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति, दंपत्ति, समाज और राष्ट्र के संगठन के लिए उस ऋषि के शरणापन्न होना चाहिए जो अभ्राम स्तंभ पर्यंत सब रूप को देखते हैं, प्रकृति को समझते हैं। विशृंखल संगतिहीन ज्ञान और चरित्र को लेकर नेता बना नहीं जा सकता। जो स्वयं ही नित नहीं हैं, वे मनुष्य को कैसे परिचालित कर सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ, जिस नेता को इष्ट नहीं है वह यम दलाल ही है। शैलेंद्र बोले, हर समय हर देश ऋषि कहाँ पाएगा? श्री ठाकुर जी बोले, यदि ऋषि नहीं पाएगा तो भी ऋषि अनुगामी भक्त को तो पा सकता है, ऋषि द्वारा प्रदर्शित पथ पर चल सकता है। शैलेंद्र बोले, आपने जैसा कहा है उस अनुसार से सबको सब तरह का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। क्या इससे समाज में विषमता पैदा नहीं होगी? श्री ठाकुर जी बोले कि प्रकृति प्रदत्त विषमता तो है ही, उसके संरक्षण में ही तो उस साम्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। साम्य का अर्थ मैं बैलेंस, समता समझता हूँ। संसार में जितनी नारियां हैं, पुरुष के साथ उनके सम अधिकार की मांग को कबूल कर यदि भगवान रातों रात उन्हें पुरुष के रूप में परिणत कर दें तो कैसी अवस्था होगी, यह देखो। क्या उसमें नारियों को सुख मिलता है या वे वही चाहती हैं? यदि भगवान समान अधिकार की मांग को टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, परिपूर्ण मात्रा में मंजूर कर दें, जितना वे चाहती हैं या कल्पना करती हैं, उससे कहीं अधिक बढ़ाकर, तो देखोगे उनके संसार में हाहाकार मच जाएगा। माँ, स्त्री, मौसी, फुआ, बहन और लड़की को खोने पर पुरुषों के दिल तड़पते रहेंगे। श्री ठाकुर के साथ सानंद सभी हंस रहे हैं। कहने का सार यह है कि तुम्हारे वैशिष्ट को बनाए रखना मेरा स्वार्थ है, मेरे वैशिष्ट को बनाए रखना तुम्हारा स्वार्थ है। इसके अलावे हम नहीं बच सकते हैं। हमारे विभिन्न प्रयोजन की वस्तुएं विभिन्न वैशिष्ट वाले मनुष्य ही वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, इसलिए हम बच पाते हैं। यदि सिर्फ डॉक्टर रहे और मास्टर यदि न रहे तो डॉक्टर के बच्चे को कौन पढ़ाए? और सिर्फ यदि मास्टर रहे और डॉक्टर नहीं रहे
तो मास्टर या मास्टर के लड़के की बीमारी का कौन इलाज करेगा? सब तरह के वैशिष्ट के व्यक्ति की जरूरत है। यदि ऐसा न हो तो हर व्यक्ति ही क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए मैं यहाँ आते समय ग्वाला, लुहार, कुम्हार, तेली, माली, तांती, कर्मकार, कंसारी, स्वर्णकार, किसान, घरामी, बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी, मोदक, हलवाई, सामरिक संस्कार वाले लोग इत्यादि विभिन्न श्रेणी के लोगों को यहाँ लाने के लिए कहा। यदि सबकी एक जगह जुटान हो तो पारस्परिक शिक्षा की दिशा में बहुत सुविधा होगी। हर व्यक्ति को चौकस होने का सुयोग मिलेगा। ऐसा सुयोग देना चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने सत वैशिष्ट्य अनुसार विकसित हो सके। ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो असत है यानी समाज के हित में अकल्याणकर जो वैशिष्ट है उससे मनुष्य को छुटकारा मिले या उसमें कोई परिवर्तन हो, अन्यथा तथाकथित समान अधिकार का कोई अर्थ नहीं है। क्या आज ही तुम प्रत्येक को समान अधिकार दे सकते हो? यदि ऐसी बात रहती है तो चोर डकैत को बंद कर जेल में क्यों रखते हैं? वे भी तो और 10 लोगों की तरह अपनी अपनी क्षमता और रुचि अनुसार स्वाधीन भाव से जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। परिवेश के स्वार्थ विरोधी काम करते हैं, इसलिए तो उन्हें सजा देते हैं। इसलिए इसका प्रयोजन है ना। क्या इसकी अवहेलना तुम कर सकते हो? एक वाक्य में बचने बढ़ने की जो परिपोषणा है उसकी परिधि को बढ़ा देना है एवं उसके जो प्रतिकूल है उसका निरोध करना है। जन्मगत अपराधी के वंश की वृद्धि होगी, वे समाज का अपकार करेंगे, उसके बाद तुम कहीं जाकर जेल में उसे ठूंसोगे। यदि ऐसी प्रवृत्ति को चक्रवृद्धि के रूप में नहीं बढ़ने देने का कानून बनाकर संभावना को कमा दो तो क्या वह काम गणतंत्र विरोधी होगा? इस बात को मैं नहीं समझता हूँ बाबू। मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरी बातों को कौन सुनता है? फिर भी एक न एक दिन इस मूर्ख की बातें काम में आएंगी ही। मेरी ये बातें यदि लिपिबद्ध हों तो 100 वर्ष के बाद लोग ठोकर खाकर यह महसूस करेंगे कि ठाकुर ने जितनी बातें कही हैं वे सच्ची बातें हैं। एक बात के विरुद्ध चलने का उपाय नहीं है। सुरवाला माँ कोई चीज लेकर आई हैं। शिशि ठाकुर, क्या माल है रे? सुरवाला माँ बोली कि बरी है। शिशि ठाकुर बोले, जाओ बड़ी बहू के पास ले जाओ, बरी का झोल बहुत अच्छा लगता है। सुरबाला माँ बरी देकर लौट आई। शिशि ठाकुर जी बोले, क्या बरी में तिल और चिनिया बादाम पीस कर दिया नहीं जा सकता है? सुरबाला माँ बोली, क्यों नहीं? शिशि ठाकुर जी बोले, बना कर देखने से तो पता चलेगा कि कैसा होगा। उसमें जैसा स्वाद मिलेगा वैसा पुष्टिकारक भी होगा। तिल और चिनिया बादाम उतना महंगा भी नहीं है। जो निरामिषी हैं उनके लिए ये 2 चीज़ें बड़ी हितकर होंगी। तिल को पीसकर थोड़ा तेल और हरी मिर्च देकर भात के साथ खाने में बहुत अच्छा होगा। चारूदा सरकार शिशि ठाकुर के निकट आए हैं। शिशि ठाकुर सोचने, ऐसा चेहरा क्यों हो गया है? चारूदा बोले, पेट बहुत खराब हो गया है, आंव पड़ता है, जो कुछ खाता हूँ हजम नहीं होता है, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। शिशि ठाकुर जी बोले, प्यारी को दिखाकर दवा खानी चाहिए। चारूदा बोले, बहुत रुपए लगेंगे। शिशि ठाकुर जी बोले, चाहे जितने रुपए लगें, पहले जीवन तब रुपए, दवा खाना आरंभ कर देना चाहिए। ऐ भवानी को बुलाकर लाओ तो। माणिकदा मैत्र पास में खड़े हैं। माणिकदा ने उन्हें बुलाकर लाया। भवानीदा साहा के आते ही शिशि ठाकुर ने चारूदा को दिखाकर कहा, इसके इलाज के जितने रुपए लगेंगे उतना देना। चारूदा की ओर दृष्टि डालते हुए बोले, प्यारी जो दवा देगा उसे तो खाओगे ही, उसके अलावा हर रोज़ सुबह खाली पेट कम से कम 5 या 6 थानकुनी के पत्ते को चबाकर खाना। दीक्षा काल में जो थानकुनी पत्ते को खाने की बात कही जाती है उस बात को मानकर नहीं चलते हैं, मानेंगे ही कैसे? ऋतिकों में तो अनेकों नहीं खाते हैं। शैलेंद्र बोले, सब जगह नहीं मिलता है। शिशि ठाकुर जी बोले, यदि पत्तों को छाया में सुखाकर गोली बनाकर खाया जाए तो भी उससे फायदा ही होगा। चारूदा बोले, आपने जो मुझे थानकुनी पत्ते खाने का आदेश दिया है मैं उसे कहाँ पाऊंगा? एक भाई ने उन्हें फटकारते हुए कहा, यह भी क्या ठाकुर ही ला कर देंगे? वाह रे हठ! शिशि ठाकुर धमकी देते हुए बोले, यदि उसका हठ तुम्हारे यहाँ न चलेगा तो मेरे सिवाय और किसके यहाँ हठ करेगा? तुमने रोगी को तो खरी खोटी बातें सुना दी।
सहानुभूति सहित ऐसी बातें तो नहीं कहीं। चारुदा, आप इसकी चिंता न करें, मैं थानकुनी पत्ता जुटाने की चेष्टा करूंगा। ऐसा कहने पर उसके दिल में बल मिलेगा। क्या यह नहीं समझते? स्वयं बीमार पड़ते हो तो तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रहती है? क्या तुम्हें यह याद नहीं पड़ती है? तुम लोग यह सोचते हो मनुष्य को मेरे सामने से रोक कर रखने से मुझे रिलीफ, स्वस्ति मिलेगा। यदि वस्तुतः मुझे रिलीफ, स्वस्ति देना चाहते हो तो मनुष्य के दुख कष्ट में उनके निकट जा खड़े हो, उन्हें इस प्रकार जाकर धरो कि मेरे पास उन्हें आने की आवश्यकता ही न पड़े। अनेकों ऐसे हैं जो बिना कुछ किए मेरी ममता का सुयोग लेकर बचना चाहते हैं, और अनेकों ऐसे हैं कि जो बहुत तरह के उत्पात मचाते हैं। उनका निरोध करना ही चाहिए, किंतु मेरे सामने या मुझे दिखाकर करना ठीक नहीं। ऐसे लोगों के मन में बहुत तरह की बुरी नीयत रहती है, इसलिए वे मेरी और 10 लोगों की दृष्टि को आकर्षित करना चाहते हैं। मेरे सामने किसी को कोई बात सुना देता है तो मैं संकट में पड़ जाता हूँ। जो कहता है उसके विरुद्ध कुछ न बोलने पर बात सुनने वाला व्यक्ति यह सोचेगा उसे ठाकुर ने उसका दिया है। यदि उन्हें कहना ही है तो उसके द्वारा क्यों कहते हैं? जो कुछ कहना है वे स्वयं कह सकते थे। ठीक वैसे समय में बोलने वाले व्यक्ति का विरोध करता हूँ तो सुनने वाले को भी मौका मिल जाता है। वह सोचेगा ठाकुर ने मेरा समर्थन किया, मेरा आचरण तो ठीक ही है। बस इस बात को 10 आदमी के सामने कहता फिरेगा। मुझे अमुक व्यक्ति ने ठाकुर के सामने कहने लगा, तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, तो ठाकुर ने उसकी बातों को बिल्कुल उड़ा दिया। ठाकुर दर्दी बनता है ना। ओ मेरे बड़े ठाकुर दर्दी रे, सबके चरित्र को मैं जानता हूँ। जिनके निकट ऐसी बातें वह बोलता फिरेगा वह भी न निरोध करेगा न डट कर उसके सामने खड़ा होगा। इस देश में क्लीव और नपुंसक की संख्या अधिक बढ़ गई है। मेरे यहाँ ऐसा नमूना देखने से ही पता चलता है, सारे देश के लोग तो यहाँ हैं। शिशि ठाकुर उठ गए, पीछे पीछे सभी हो लिए। शिशि ठाकुर ने उत्तरमुखी चलते चलते कहा, मेरे यहाँ अनेक अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु रखवाली करने वाले लोगों की कमी के कारण लोगों को अच्छी तरह काम में लगाया नहीं जा सका। आलसी बनने पर काम चल जाता है, इसलिए अनेक अकर्मण्य हो गए हैं। इसलिए क्या होता है सब कुछ समझता हूँ, किंतु मेरे लिए कठोर बनना बड़ा कठिन है। मुझको अच्युत रूप से प्रेम करता है, प्रवृत्ति मुखी नहीं है बल्कि बुद्धिमान, हृदयवान, फिर भी आवश्यकता अनुसार कठोर, अलर्ट, सजग, इफिशिएंट, दक्ष, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, टैक्टफुल, कौशली, चौकस हैं। ऐसे कतिपय लोगों को पाता तो बहुत कुछ किया जा सकता था। आलोचना प्रसंग भाग 4 की पेज संख्या 120 से 127 तक। जय गुरु।